लेकर और ब्रिक्स के ही एक तरह से ब्रिक्स जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी की जो मुलाकात हुई उसी पर आधारित हमारा विशेष है। भारत चीन सीमा पर अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने पर जोर। या तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं, कैसे देखा जाना चाहिए? भारत चीन सीमा पर जो अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने पर जो बात हो रही है उसी को, और उसी पर हमारे साथ जुड़ी हुई अंशु जोशी जी, प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। डॉक्टर अंशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशु, हालांकि बहुत छोटी सी संक्षिप्त मुलाकात, अनौपचारिक बातचीत, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से मीडिया अपने तरीके से ले रहा है। क्या आपको लगता है ये छोटी सी मुलाकात दोनों देशों के बीच में एक लंबे समय से, यानी कि कोर कमांडर दौर की 19वीं बैठक हो चुकी है, क्या 20वीं बैठक में कुछ आगे बढ़ते दोनों देश दिखाई देंगे? देखिए, मैंने अपने एक लेख में पिछले ही हफ्ते इस बात को लिखा और साझा किया था कि ब्रिक्स के आगामी शिखर सम्मेलन में चीन के प्रधान को और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री को बात करने का अवसर मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि कुछ ही समय के लिए, लेकिन ब्रिक्स के इस 15वें शिखर सम्मेलन में जोहानिसबर्ग में दोनों ही देशों के जो प्रधान हैं वो बात कर पाए। ये एक साइडलाइन टॉक हुई और इससे हम कम से कम ये उम्मीद जता सकते हैं कि जो हाल ही में कमांडर लेवल टॉक्स फेल हुई है भारत और चीन के बीच में, ये 19वें दौर की कमांडर लेवल टॉक्स थी, तो कम से कम अब जब चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच ये वार्ता हुई और दोनों ने ही इस बात को माना कि दोनों ही देशों के बीच जो ये सीमा विवाद है और जो कुछ भी बोन ऑफ कंटेंशन है उसको जल्दी ही सुलझाया जाएगा, तो ये एक बड़ी बात है। जब डिप्लोमेटिक टेबल से इस तरह की बातें आती हैं तो हम उसे कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड उसका एक एक्शन भी देखते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विगत कई वर्षों से भारत की जो पूर्वोत्तर की सीमाएं हैं वहां पर किस प्रकार से चीन की घुसपैठ जारी है, और न सिर्फ भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए, वैश्विक सुरक्षा के लिए चीन की इस घुसपैठ ने एक बड़ा खतरा, एक बड़ी चुनौती उत्पन्न की है। तो मुझे लगता है कि जो ये दोनों प्रधानों के बीच बात हुई है इसको हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ना चाहूंगी कि सीमा पर जो हमारे ये तमाम जवान तैनात है, हमारी सेना तैनात है, तो इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति कर उनका डीमोरलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो प्रोफेसर अंशु जोशी, ये बहुत छोटी सी मुलाकात की थी, साइडलाइन में थी, दोनों तरफ से कहा तो जरूर गया है कि सेना को कहा जाएगा कि वो पीछे आए, इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन चीन का जो पूरा रवैया है या चीन का जिस तरह की फितरत है उसको देखते हुए क्या हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि दरअसल जो है इसका कोई इम्पैक्ट चीन पर होगा? भारत तो जो कहता है उसके लिए वो तैयार रहता है, जो कहता है सोच समझ के कहता है, लेकिन चीन के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है फिलहाल? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। चीन को जब हम एक देश के रूप में देखते हैं तो उसकी कथनी और करनी में हम फर्क कई वर्षों से देखते आए हैं, न सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में, पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में। भारत की विदेश नीति को या भारत को देखें तो हम हमेशा से नो फर्स्ट अग्रेशन की नीति अपनाते आए, नो फर्स्ट अटैक की नीति में हमने विश्वास किया, और हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि ये जो कमांडर लेवल की टॉक्स हैं इनकी शुरुआत भारत ने 2020 में चीन के द्वारा कई स्तर की जो झड़प हमने झेली उसके बाद हमने शुरुआत की थी, ताकि एक डिप्लोमेटिक टॉक जारी रहे, एक बातचीत के लिए एक जरिया जो है वो बना रहे, एक माध्यम खुला रहे। हालांकि इन तमाम हर साल ये टॉक्स हुई और इसमें हमने देखा कि भारत हर बार अपनी तरफ से कटिबद्ध था सीमा विवाद को सुलझाने के लिए, लेकिन हर बार हमने देखा कि चीन किस तरह से ऐन मौके पर पीछे हट जाता है। अभी जो ये 19वें लेवल की टॉक हुई है इसमें भी सबसे जो ये महत्वपूर्ण गतिरोध बिंदु रहा है वो डेप्सोंग और डेमचोक को लेकर रहा है, जहां पर चीन ने भारतीय जो सशस्त्र बल हैं उनके गश्त के अधिकार को बहाल करने पर अपनी सहमति नहीं प्रदान की, और ये एक बहुत बड़ा गतिरोध बिंदु है। इसी को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बात की होगी शी से, और इसके अलावा जो दूसरे कई ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है जहां पर चीन न सिर्फ अंदर की ओर बढ़ता चला आ रहा
रहा है। सैटेलाइट की हम पिक्चर्स से देखें तो हमें साफ नजर आता है कि किस तरह से वो निरंतर वहां कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वहां एक इंफ्रास्ट्रक्चरल उसका डेवलपमेंट चल रहा है। तो उसको इस बड़े खतरे को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगी कि हम चीन की हालांकि फितरत को जानते हैं, लेकिन कम से कम हम अपनी तरफ से ये पेशकश कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बार बार चीन को की तरफ ये को इशारा कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं। हमारे माननीय विदेश मंत्री भी बार बार इस बात को कह चुके हैं, हमारे रक्षा मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है और चीन को इस बात को समझना होगा कि दूसरे देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वो सम्मान करे। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि हम हालांकि चीन का भरोसा नहीं कर सकते, और हमने तमाम जो कमांडर लेवल टॉक्स है उसमें देखा कि जो फेलियर का कारण है वो एक्सपर्ट्स भी कहते आए हैं कि वो चीन का जो रवैया है उसकी वजह से ये वार्ताएं फेल होती हैं कहीं ना कहीं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ा बदलाव हमें इन दोनों प्रधानों की बातचीत के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आइस में मेल्ट। यानी भारत को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ये तो तय है कि हम ट्रस्ट इतना नहीं कर सकते, और चीन ने दुनिया का ट्रस्ट तोड़ा है, तो इसलिए चीन पर कोई भी भरोसा नहीं करता। पर शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शेखर जी, जरा सी चर्चा होती है, बात होती है, क्योंकि अल्टीमेटली बातचीत ही उसका समाधान होगा जी। लेकिन उस पर जरा सी चर्चा होती है और राजनीति शुरू हो जाती है। भारत में अभी प्रोफेसर जोशी कह रही थी कि भाई इस तरह की चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अगर हम सीमा पर शांति लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसको लेकर भी राजनीति शुरू हो जाती है। क्या कैसे देखेंगे इसको? क्या कहे, मतलब एक अनफॉर्चुनेट अप्रोच है विपक्ष की तरफ से कि चाइना जैसे मामले में खास करके राहुल गांधी जैसे नेता जो अभी 2004 से संसद में हैं, वो जानते हैं इश्यूज क्या हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर की जो समस्या जो रही है, जब पंडित नेहरू जी के समय से लगातार क्या क्या हुआ था, 62 में क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, ये हिंदी चीनी भाई भाई का जो पॉलिसी रहा, वो कैसे चाइना ने हमारे भरोसा तोड़ा। और लगातार देखिए जो प्रधानमंत्री की जो बड़ी नीति तो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि एक तरफ हम बातचीत के लिए तैयार है। शेखर साहब आपको रोकना चाहेंगे और सीधे हम लिए चलेंगे आप सभी को एथेंस, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रवाना हो रहे। अब से ये तुरंत अभी जो हमें शॉट्स मिले हैं, प्रधानमंत्री वहां से रवाना हुए हैं और उसके रवानगी के शॉट हैं। प्रधानमंत्री अपना दौरा खत्म करके, समाप्त करके, पहले दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, उसके बाद ग्रीस के एथेंस में, और उसके बाद हवाई अड्डे से उनकी रवानगी जो है वो आप देख रहे हैं। और हम आपको बता चुके हैं उनकी रवानगी आप देख रहे हैं, और उसके बाद जब वो भारत पहुंचेंगे तो सीधा वो बेंगलोर भी जाएंगे इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने। जी, आपने दो देशों के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश वापसी के लिए निकल चुके हैं, और यहाँ वो सीधे यहाँ से रवाना होकर बेंगलुरु पहुंचेंगे इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने। ब्रिक्स के विस्तार के समर्थन के साथ ही उसमें 6 देशों को जोड़ा गया, और तमाम उन सुझावों को ब्रिक्स में साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की यात्रा के लिए पहुंचे। और ग्रीस का भी एक दिन का ये उनका दौरा था, जो कि बेहद व्यस्त दौरा था। अब से थोड़ी ही देर पहले वो भारतवंशियों को संबोधित करके अब ग्रीस से रवाना हो गए। एथेंस के हवाई अड्डे पर उनको विदाई देते हुए हमारे साथ शेखर साहब भी जुड़े हुए हैं। शेखर साहब भी हैं, डॉक्टर अंशु भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर अंशु, कैसे आप देखेंगी प्रधानमंत्री के इस ग्रीस के दौरे को? छोटा दौरा, लेकिन अब जो है आज इस वक्त जो है ये दौरा समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री वहां से रवाना हुए। कैसे देखते हैं दोनों देशों के रिश्तों को? ओके जी, तो जैसे आपने देखा, आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां भारतवंशियों को संबोधित किया था। भारत और ग्रीस के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी बात की थी, और साथ साथ जो आज इंपॉर्टेंट, जो एक दिन का दौरा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था,
क्योंकि भारत और ग्रीस के रिश्तों को जो है रणनीतिक स्तर पर ले जाने के, स्ट्रैटेजिक लेवल पर ले जाने के लिए दोनों देश सहमत हुए हैं। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार है उसको अगले 7 साल में 2 गुना कर दिया जाए। व्यापार, कृषि के क्षेत्र में कैसे दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप की बात हुई है, जिसमें स्टडी, रिसर्च और म्यूचुअल रूप से दोनों देश कहाँ कहाँ जो है मिलकर काम कर सकते हैं उसको लेकर। और प्रधानमंत्री का सफल दौरा, उस सफल दौरे को संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री अपने विमान में जो है वहाँ से वापसी के लिए रवाना होते हुए हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से जब वो आए थे स्वागत हुआ था, और एक बार उनको विदाई देने के लिए भी वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को विदाई देने के लिए। तो ये ग्रीस का दौरा भी उनका संपन्न जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ग्रीस के संबंधों को, द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी में भी दोनों देशों ने इस दौरे के साथ ही बदला है। तो आने वाले समय में तमाम उन मसलों पर एक नए तरीके से दोनों देश आगे बढ़ेंगे। और हम जानते हैं अशोक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवंशियों को संबोधित किया, साथ ही ग्रीस में एथेंस में मौजूद तमाम प्रबुद्ध व्यक्तित्वों से भी मुलाकात उन्होंने की थी। उन्होंने मुलाकात की डॉक्टर अपोस्टोलोस माइक्लेडिस से। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मुलाकात के बाद क्या कहा। It was great. I met the Prime Minister of Indian Republic, Mr. Modi. We discussed about the educational interrelationships between Greek and Indian universities, and we hope that we can promote this field further. We discuss about the historical relationships between these countries since the ancient times. Mr. Modi is a very well-known politician. India is a world power the last decades, and always India has played a very important historical role in the global, and that role is continues, I can say. यहाँ तो इनका भी यही कहना था कि पिछले 10 सालों में भारत की एक पूरी छवि जो एक तरह से वैश्विक मंच पे बदली है उसका जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंशु जुड़ी हुई हैं, शेखर अय्यर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशु, आपके पास आना चाहेंगे। हम हालांकि ये मानते हैं कि चीन की जो प्रवृत्ति, जो स्वभाव रहा है, और पिछले कुछ अनुभव ये बताते हैं कि वो जो कहता है वो करता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है G20 जैसे मंच का भी एक दबाव चीन पर शायद होगा? क्योंकि जब ब्रिक्स की बैठक से निकलते हुए इस मुलाकात के बाद एक तरह का आश्वासन कहें तो ये दिया जा रहा है, उसका क्या असर दिखेगा? उसके बीच में एक G20 का सम्मेलन भी है, तो क्या आपको लगता है कि इस शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग के लिए भी एक ये बड़ा मसला रहेगा यहां पहुंचने से पहले इस पे कुछ निर्णायक होने को? निश्चित तौर पर अभी शी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की मुलाकात जोहान्सबर्ग में हुई, और अब G20 का जब समापन समिट होगा भारत में, तब शी की और माननीय प्रधानमंत्री मोदी की फिर मुलाकात होगी। और मुझे लगता है कि ये एक अगर हम टाइमलाइन की दृष्टि से देखें तो ये अच्छा है कि ये मुलाकात जल्दी होगी, क्योंकि इस बातचीत में हाल फिलहाल ये आश्वासन चीन के द्वारा दिया जा रहा है कि ये जो तमाम सीमा विवाद है इसको जल्द ही सुलझाया जाएगा। हम सभी, पूरा विश्व चीन पर भरोसा नहीं करता, लेकिन आगामी G20 के मंच से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं, संदेश दिए जा सकते हैं। एक शक्तिशाली मंच है, और वैसे तो मैं ब्रिक्स को भी एक शक्तिशाली ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में और मंच के रूप में देखती हूं, जहां चीन एक प्रणेता देश के रूप में हमें नजर आता है। तो मुझे लगता है कि मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स एक अच्छा माध्यम है जहां हम अपनी द्विपक्षीय वार्ताएं कर सकते हैं, जहां हम अपना संदेश जो है न सिर्फ यूनिलेटरली, सिर्फ अपने माध्यम से, जो हमारे साथी देश है उनके माध्यम से भी दे सकते हैं, और जो ये इस प्रकार के विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए एक नई किस्म की पहल हो सकती है। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि इस तरह के विवाद यदि सुलझाने हो तो उसमें किसी भी देश की जो अपनी विल है उसका होना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, विल का होना महत्वपूर्ण है, और इसलिए ऐसे उसमें क्या शी जिनपिंग, शेखर अय्यर जी, क्या शी जिनपिंग की ये विल
होगी और विल भी एक तरफ, दूसरी तरफ यह है कि जब वो ब्रिक्स में उन्होंने बातचीत की और जब वो G20 के लिए नई दिल्ली आएंगे तो क्या उनके ऊपर एक दबाव होगा कि जो उन्होंने कहा था उस दिशा में उन्होंने कुछ करके भी दिखाया? क्या इस तरह का दबाव उनके सामने होगा क्या? देखिए, बिल्कुल आज अगर आप देखेंगे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आप देखेंगे, चाइना पर दबाव न केवल इंडिया से है, बाकी सब देशों से है, वेस्टर्न कंट्री से भी है, बाकी देश आपके आसियान कंट्री से भी आ रहा है, जापान से भी आ रहा है। देखिए, जो हालत आज रशिया की बनी है यूक्रेन के युद्ध के बाद, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि रशिया को ग्लोबल स्टेज में देखे एक प्रकार से आइसोलेशन शुरू हो गया है कि आपको यूक्रेन को युद्ध को लेकर अभी भी जेड्डा में भी बड़ा बातचीत हुई थी जहां हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए थे। सब चाहते हैं कि युद्ध को बंद किया जाए, सीज फायर हो वहां पे, और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी चीजें हैं, जो भी मसले हैं, उसको बातचीत के माध्यम से उसको सॉल्व करनी चाहिए। वैसे ही अगर यहां देखें, जो मैं बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की चाइना पॉलिसी अगर आप देखेंगे, एक तरफ बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हम भी चाहते हैं कि बातचीत ही एक माध्यम है, लेकिन इसका मतलब नहीं है हम कोई टेरिटोरियल कॉम्प्रोमाइज करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, हमारी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आज के तारीख में मैं कह सकता हूं कि हमारी तरफ से 1 लाख से ज्यादा वहां पे हमारी जो सेना वहां पे तैनात है, वो भी बहुत मुश्किल कंडीशन में, लद्दाख जैसे सेक्टर में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस पे कोई हम कॉम्प्रोमाइज करें, 62 जैसा कोई माहौल दोबारा ना बने। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं इसको लेकर सरकार कितनी चिंतित है। एक तो डिप्लोमेसी भी चल रहा है, साथ साथ मिलिट्री लेवल भी अभी डिस्कशन हुआ था, कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां चीजें ये तय किया गया नहीं आगे भी और बातचीत करेंगे। तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है, भारत सरकार। दूसरी तरफ सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इटर्नल विजिलेंस जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस, वही हम प्राइस पे कर रहे हैं। बिल्कुल शेखर अय्यर जी, एक तरफ कूटनीतिक एक तरह से उस स्तर पर भी और बातचीत के स्तर पर भी चाइना के साथ जो विवाद है उसे सुलझाने को लेकर भारत लगातार बातचीत कर रहा है। और इसी के तहत जिस तरह से डॉक्टर अंशु ने भी कहा कि G20 को लेकर एक ऐसा मंच है जहां पर चाइना की विस्तारवादी नीति को कुछ देश दबे स्वर में, कुछ देश मुखर होकर उसका विरोध करते रहे हैं, उसके लिए भी एक तरह से एक चुनौती ही रहेगी अपनी इस नीति के साथ। जब भारत की तरफ से एक बात हुई है डी एस्केलेशन की, तो उसके बाद इस दिशा में क्या चीन आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर अय्यर साहब, आपका भी, डॉक्टर अंशु आपका भी, विस्तार से भारत चीन संबंधों पर बात करने के लिए। तो आज न्यूज नेट में हमने भारत चीन संबंधों की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एथेंस